हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। डिस्कस करेंगे CTET 2018 को, ठीक है। उसका जो दिसंबर का एग्जाम हुआ था, पेपर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें मेनली हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की बात की जाएगी। देखिए, इससे पहले 2016 में एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो 2018 में जब ये एग्जाम हुआ तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी बैलेंस ये पेपर रहा था। एंड फ्रेंड्स, इससे पहले भी ना मैंने 2019 के जो 4 एग्जाम्स हुए हैं, मैंने उनको डिस्कस किया हुआ है, आप उनकी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिल्ड्रन एक्वायर्ड जेंडर रोल्स। बच्चे जेंडर रोल्स सीखते हैं कि मेल फीमेल का क्या काम है, उसके सीखते हैं थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। केवल एक को छोड़कर ऐसा पॉइंट है जो आपको बताएगा कि जेंडर रोल क्या होते हैं। तो देखिए, सोशलाइजेशन क्या है, जो सोशल कंस्ट्रक्ट समाज ने बना दिए हैं उनसे बच्चे सीखते हैं, बिल्कुल ठीक है। कल्चर के थ्रू भी बच्चे सीखते हैं, जो संस्कृति है, उनका कल्चर है, जो उन्हें बताता है, उससे भी बच्चे सीखते हैं। एंड बात करें मीडिया, देखिए जो मीडिया में दिखाया जाता है तो बच्चे उससे भी लिंक को, यानी कि उससे भी जेंडर के रोल्स हैं उनको सीखते हैं। बट अगर आपसे पूछा गया एक्सेप्ट, तो वो क्या हो जाएगा आपका ट्यूटोरिंग। ट्यूटोरिंग क्या होता है कि बच्चे ट्यूशन सेंटर जब जाते हैं तो वहाँ ऐसा नहीं होता कि टीचर उन्हें मेल या फीमेल यानी कि जेंडर बायस्ड होकर उनको पढ़ाता है, बल्कि टीचर्स क्या करते हैं, सभी को इक्वल समझते हैं। तो आपसे पूछा गया कि एक्सेप्ट, तो ट्यूटोरिंग क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है आपका, वन ऑफ द क्रिटिक्स, आपको क्रिटिक्स बताने हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट के। देखिए, जो मानकीकृत परीक्षण है आपको उनकी आलोचना बतानी है, नेगेटिव पॉइंट बताना है। अब फ्रेंड्स देखिए, जो आपके स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं वो आपको क्या शो करते हैं। अगर एक बच्चा है वो क्लासरूम में जब एजुकेशन लेता है तो उसकी जो डेवलपमेंट है, उसकी जो एबिलिटीज़ हैं, उसके द्वारा बच्चे को क्या पता चलता है, हमें बच्चे की क्षमता पता चलती है एग्जैक्ट वो क्या है। एंड हम बच्चे के क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू बच्चे को डायग्नोस कर सकते हैं कि रीज़न कहाँ है, कि प्रॉब्लम अगर बच्चे को है तो वो कहाँ है। एंड उसके थ्रू आप क्या करोगे, रेमेडियल टीचिंग भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, आपसे पूछा है कि क्रिटिक्स पूछी है, यानी कि आलोचना पूछी है। तो देखिए, ये सभी पॉइंट ठीक है कि जो लैंग्वेज होती है वो डिफिकल्ट होती है, ठीक बात है कि जो भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं उनकी जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी स्टैंडर्ड से बनाई जाती है। एंड आप क्या कर सकते हैं, इसको जो लार्ज पॉपुलेशंस हैं आप उन पर इनको लागू नहीं कर सकते, ये भी बात ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दे डू नॉट गिव ए क्लियर पिक्चर ऑफ अ चाइल्ड एबिलिटी। देखिए, होता क्या है कि जो केवल आपका करिकुलम है, जो केवल करिकुलम की प्लानिंग करने में आपको ये हेल्प करते हैं। बट आपसे पूछा क्या, क्रिटिक्स पूछी है, तो ये आलोचना इसकी बिल्कुल करेक्ट है कि जो बच्चे की जो स्पष्ट क्षमता है उसको वो क्लियर नहीं करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। देखिए, इससे आप केवल जो करिकुलम है आप उसमें जो बच्चे की प्रोग्रेस है आप वही बता पाते हो, आप उसकी जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में आप इसमें नॉलेज नहीं मिल पाती। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज, देखिए मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है, आपकी बहुबुद्धि का सिद्धांत, जो कि हार्वर्ड गार्डनर के थ्रू दिया गया है। अब देखिए, उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। वो कहते हैं कि सभी मनुष्यों में 8 प्रकार की बुद्धि विद्यमान होती है। तो उसके अकॉर्डिंग बुद्धि क्या है, तो देखिए अगर मैं जनरली बात करूँ तो एक मनुष्य में जो बुद्धि होती है वो क्या होती है कि अपने पर्यावरण के जो एनवायरनमेंट में बच्चा रह रहा है उसको वो अच्छे से समझ सकता है, अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकता है बच्चा। प्लस में क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट में उसने सीखा है उसको वो अडॉप्ट करता है। तो बुद्धि क्या है, कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स। तो बुद्धि के क्या हो सकते हैं, कई प्रकार हो सकते हैं। आगे बताया गया कि पेपर पेंसिल टेस्ट लेते हो, नहीं, पेपर पेंसिल टेस्ट से हमें नहीं पता चल सकता कि किसी बच्चे में कितनी बुद्धि है। नेक्स्ट है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तो ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि या फिर आपको कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं दिया जाता कि जिससे आप एकदम से बुद्धि को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, बुद्धि क्या है, आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस है, जो कि कई प्रकार की हो सकती है। देखिए, पूछा गया है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है। देखिए, अगर बात की जाएगी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि अगर आप लर्निंग करा रहे हैं बच्चे को, ठीक है, बच्चा क्लास में लर्निंग कर रहा है, तो आप उससे क्या लेते हो, आप बच्चे से फीडबैक्स लेते हो, आप उसमें सुधार भी कर सकते हो। यानी कि अभी लर्निंग कंप्लीट नहीं हुई है, लर्निंग होनी बाकी है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे एक गृहिणी है, यानी कि लेडी है, वो घर में खाना बनाते समय उसको टेस्ट करके देखती हैं कि खाना कैसा बना है, तो वो क्या है, उनकी असेसमेंट फॉर लर्निंग है। एंड अगर बात करूँ मैं असेसमेंट ऑफ की, तो असेसमेंट ऑफ में क्या होता है कि जब खाना बन चुका है उसके बाद वो उसे टेस्ट कर रही है, यानी कि पूरा रिजल्ट उनके सामने है, तो वो उनकी क्या कहलाएगी, असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहलाएगी। तो एज अ टीचर आप क्या करोगे, किस तरीके से आप इन दोनों को, असेसमेंट फॉर को और असेसमेंट ऑफ लर्निंग को, किस तरीके से आप अपनी टीचिंग में अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए, क्या होगा कि नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस, आप बच्चे की प्रोग्रेस देखेंगे एंड उसके जो अचीवमेंट लेवल है आप उसके थ्रू आप बच्चे के उसको जान सकते हैं। सपोज कीजिए कि जो प्रोग्रेस है, ठीक है, प्रोग्रेस क्या है बच्चे की, आप कह सकते हैं कि फॉर लर्निंग आप इसको कह सकते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग आप इसको कह सकते हैं कि अभी बच्चे ने क्या है, लर्निंग अभी करनी शुरू की है, अभी खत्म लर्निंग नहीं हुई है। एंड जो अचीवमेंट लेवल है, अचीवमेंट लेवल आपका क्या कहलाएगा, ऑफ लर्निंग आप इसको कह सकते हैं कि बच्चे ने क्या किया है, लर्निंग कर ली है, उसके बाद क्या लिया आपने, उसका अचीवमेंट लेवल उसको टेस्ट किया है। जो ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, आपसे पूछा नहीं है कॉन्टिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी जो CCE है, यानी कि आपका क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में कौन सा पॉइंट रिलेट उसको नहीं करता। तो देखिए, CCE क्या कहती है, जिसको कि आप कह सकते हैं कि RTR एंड NCF 2005 ने भी इसको फॉलो किया है।
तो उसमें मेनली होता क्या है, जैसे स्टूडेंट है, ठीक है, तो उनकी जो कमजोरी है उनका पता चल जाता है, उनकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसका हमें पता चल जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, तो उसका क्या है, एक पार्ट है, बिल्कुल ठीक है। एंड क्या फोकस करता है, ये जो अचीवमेंट्स है बच्चे की डिफरेंट एरियाज में उसको फोकस करता है, बिल्कुल सही बात है। आगे पूछा गया कि इट इज़ यूजफुल टू लेबल। अब देखिए लेबल लगाना ये तो कोई नेगेटिव पॉइंट है ना, बिल्कुल कि आप लेबल लगा दिया आपने बच्चे को कि आप बुद्धू हो, आप खराब हो, ठीक है, तो इस तरीके के लेबल लगाया, तो ये सीसी इसकी सिफारिश नहीं करता। तो आपसे पूछा क्या है, नॉट। तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका थर्ड आंसर करेक्ट होगा कि लेबल लगा दिया आपने बच्चे को तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है जिससे वो अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर पाए। आरटी भी इसको प्रमोट करता है, ये भी ठीक है। तो आपसे पूछा था नहीं, तो थर्ड आंसर इसका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, देखिए जो बच्चे की जो प्रतिभा है, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो किस रीजन से होते हैं। देखिए अगर आपने बच्चे को रिच एनवायरनमेंट दे दिया तो केवल एनवायरनमेंट से भी काम नहीं चलता। आगे बात की गई कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी सफल है, तो ऐसा भी नहीं होता कि अगर आपने हेरिडिटी काफ़ी अच्छी दी है तो बच्चा क्या है प्रतिभाशाली बन जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। एंड बच्चे ने क्या किया, डिसिप्लिन फॉलो किया, तब उसके अंदर क्या आई, गिफ्टेडनेस आई। तो ऐसा भी कहीं कोई हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो बल्कि डेवलपमेंट बच्चे की जो होती है वो कैसे होती है, आप इसको समझ सकते हैं H/E, यानी कि डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी और जो उसका एनवायरनमेंट है, यानी कि जो बच्चे के जो जीन्स हैं, बच्चे ने जो हेरिडिटी ली है, अनुवांशिकता है, और जो बच्चे का वातावरण है उसका आपस में क्या होता है, गुणात्मक परिणाम आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इन सब का क्या है, ये इंटरप्ले है बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो बच्चे में गिफ्टेडनेस कब आती है, जब उसको अच्छा एनवायरनमेंट भी मिला हो और उसको अच्छी हेरिडिटी भी उसको दी गई है। कमिंग फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज बैकग्राउंड नीड ए क्लासरूम एनवायरनमेंट विच, देखिए कुछ बच्चे हैं जो कि किसी विशेष समाज से आते हैं, ठीक है, वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं, तो ऐसी जो बच्चे आते हैं तो आप क्लास का माहौल किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि जो बच्चे जो वैल्यूज़ लेकर आए हैं, आप उनको जो उनका कल्चर की वैल्यूज़ हैं, आप उनकी नॉलेज को क्या करोगे, उनकी संस्कृति और भाषा ज्ञान को महत्व दोगे एंड उसका आप क्या करोगे, यूज़ करोगे, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए जो बच्चे लेकर आते हैं अपने घर से, जो एक्सपीरियंसेस उनके साथ होते हैं, आपको उन्हें बिल्ड ऑन करना है, ठीक है, यानी कि आपको बिल्ड ऑन करते हुए अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कराना है बच्चे को, ना कि आप उनको बोलोगे कि नहीं आप कुछ नहीं कर सकते या फिर आप उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तो वो सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा इसका। पूछा गया कि कक्षा में कुछ क्रिएटिव बच्चे हैं, गिफ्टेड बच्चे हैं, तो आप उनके साथ किस प्रकार से आप उनको ट्रीट करोगे, तो आप क्या करोगे, उनको एक्स्ट्रा टाइम दोगे। तो देखिए एक्स्ट्रा टाइम जब आप उनको दोगे तो दूसरे बच्चे क्या है, गलत फील करेंगे, ठीक है, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। या फिर आपको क्या करोगे, उनके प्रति क्या करोगे, बिल्कुल एफेक्शनेटेड, यानी कि आप उनके प्रति स्नेह दर्शाओगे, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। या फिर आप क्या करोगे कि जो भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप क्या करोगे, उनको बोलोगे कि आप दूसरे बच्चों को पढ़ा दो, जैसा नॉर्मली देखने को मिलता है, बट ऐसा भी हमें नहीं करना है। बल्कि आपको क्या करना है कि यूज ऑफ कस्टमाइज एंड स्टिमुलेटिव इंस्ट्रक्शनल मेथड बाय द टीचर, आपको क्या करना है कि जो भी आपके मेथड्स हैं आप उनके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाएंगे। प्लस में अगर बच्चा गिफ्टेड है, क्रिएटिव बच्चा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी जो मेथड्स हैं उनको चेंज करना है और बच्चे को आपको लर्निंग करानी है। देखिए पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज इज नॉट सुटेबल, सही तरीका नहीं है कब, जब हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन हो। देखिए हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन क्या होते हैं, जो अति संवेदनशील बच्चे होते हैं, यानी कि वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं, उछल कूद करते रहते हैं, वो एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। तो जब ऐसे बच्चे होंगे तो आप कौन सा तरीका आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। नॉट की फॉर्म में आपसे पूछा गया है, तो आप क्या करोगे, अल्टरनेटिव वेज यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल ठीक बात है, आप उनको अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटीज़ भी आप करा सकते हैं, ये भी ठीक है। आपसे पूछा गया कि रिप्रीमेंडिंग दैम ऑफन फॉर बीइंग रेस्टलेस, देखिए जब बच्चे क्या करते हैं, आप उनको बार बार फटकार लगा रहे हो, ठीक है, रिप्रीमेंडिंग कर रहे हो आप उनके साथ, तो ऐसा आपको नहीं करना है। और आपसे पूछा क्या नहीं है, तो ये आंसर इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बात की गई कि आप उनको क्या करोगे, स्मॉल मेजरलेस सेगमेंट्स आप उनको देते हो, यानी जो बड़े काम है उनको आप टास्क में, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर रहे हो, तो ये भी चीज़ ठीक है। बट आपसे पूछा क्या कि नहीं है, तो क्या होगा कि बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना है, यानी कि जब भी बच्चा क्रियाएं कर रहा है तो आप उसको डांट फटकार कर बिठा दोगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रन, देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात की गई है, जब बच्चा अलग अलग तरीके से सोचता है, किसी प्रॉब्लम में अगर बच्चा होता है तो उसके वो मल्टीपल सॉल्यूशंस निकालता है, ओपन एंडेड थिंकिंग होती है बच्चे की, ठीक है। या फिर जो उसके थॉट्स हैं वो कैसे होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, बिल्कुल उनके विचार कैसे होते हैं, मौलिक होते हैं, तो वो क्या है कि आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए नॉर्मल सी बात है, जब ही बच्चे के विचार डाइवर्जेंट होते हैं, ओरिजिनल थिंकिंग होती है, तो वो बच्चा क्या होता है, बिल्कुल क्रिएटिव बच्चा उसको कहेंगे। पूछा गया कि फॉलोइंग डज नॉट पूछा है कि क्या आपको नहीं करना है, विच ए टीचर कैन मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर चिल्ड्रन
इन द क्लासरूम। देखिए आप क्लासरूम में हैं तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि अगर बच्चे को आपने कोई समस्या दी है तो आप कौन सा काम उसमें नहीं है, नेगेटिव पूछी गई है, ठीक है, तो आप अगर बच्चे को जो प्रॉब्लम आप देते हैं तो उसमें उसकी थिंकिंग है वो कैसी होनी चाहिए, आप उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें आपको आंसर क्या होगा कि आस्क क्वेश्चन विद कन्वर्जेंट आंसर्स। कन्वर्जेंट आंसर्स की बात की जाएगी। देखिए कन्वर्जेंट आंसर्स क्या होते हैं कि सपोज कर सकते हैं कि आप जहाँ जो चिंतन है, बच्चे के जो थॉट्स हैं वो क्या है, बिल्कुल लिमिटेड है, यानी कि जो थिंकिंग है वो डाइवर्जेंट नहीं है, कन्वर्जेंट है, बिल्कुल सिकुड़ी हुई थिंकिंग आप उसको कह सकते हैं। जैसे कि आप अगर बच्चे से आप यस और नो वाले क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसमें क्या होगा, बुद्धि का तो यूज हुआ नहीं है, बस या तो वो यस बोलेगा या वो नो बोलेगा, ठीक है। तो इस तरीके की जो थिंकिंग होती है वो आपकी क्या कहलाती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग कहलाती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आप समझ सकते हैं, जैसे कि क्या है, कुएं का मेंढक है, वो क्या सोचेगा कि मेरी दुनिया केवल कुएं तक ही है, बट जो बाहर मेंढक आ जाता है उसकी थिंकिंग क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। बट जो कुएं का मेंढक है वो क्या सोचेगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग है, वो कुएं तक ही अपनी दुनिया को समझता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। इमोशंस क्या हैं, आपके संवेग क्या हैं, तो देखिए संवेग आपके 3 हैं, FAL के थ्रू आप समझ सकते हैं, फियर, एंगर एंड लव, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनकी बात वॉटसन ने की है। वॉटसन कौन है आपके, आप कह सकते हैं कि जो बिहेवियरिज्म है उनके फादर, उसको कहा गया है। तो आपके क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फियर, यानी कि डर क्या है, संवेग है एक प्रकार का, बाकी तीनों चीजें नहीं होंगी। 3 years चाइल्ड एक्सप्लेन, 3 साल का बच्चा एक्सप्लेन करता है कि जो मिल्क इज प्रोड्यूस बाय ए मशीन एट द मिल्क बूथ, कि जो दूध है वो कहाँ, एक मशीन के थ्रू उत्पादन उसका किया जाता है। तो ये बच्चे की जो एक्सप्लेनेशन है, बच्चे ने जो थॉट्स दिए वो उसकी जो किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग को शो करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स होता क्या है कि जो बच्चे ने सोचा है कि चाइल्ड ने आंसर किया है इज बेस्ड हिज एक्सपीरियंसेस, क्योंकि बच्चा अक्सर क्या देखता है कि जब वो बूथ पर जाता है, ठीक है, तो मदर डेयरी वगैरह पे वो जाता है तो वहीं से वो दूध लेकर आते हैं, तो उसने अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे उसको बताया है, तो बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं कि चाइल्ड हैज नेवर सीन काउस, कि गाय उसने देखी नहीं है। तो देखिए गाय दूध नहीं देती, भैंस भी देती है, बकरी भी देती है, तो ये कोई लॉजिकल थिंकिंग उसकी नहीं होगी। द चाइल्ड फैमिली डज नॉट ऑफर ए स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट, कहा गया है कि जो बच्चे का परिवार है उसने उसको एनवायरमेंट नहीं दिया। देखिए एनवायरमेंट देने से क्या होता है कि आप उसको कोई वर्ल्ड टूर तो करा नहीं सकते कि आप देश दुनिया में उसको घुमाएंगे, तो इतना 3 साल के बच्चे को आप नहीं करा सकते। तो इसके थ्रू सीधा सा जवाब है कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के लिए अपने एक्सपीरियंसेस यानी कि अपने अनुभव पर बच्चे ने कहा है कि जो दूध है वो कहाँ से मिलता है, एक मशीन से यानी कि एक बूथ से मिलता है। पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ टीचर रोल, एक टीचर के रोल को कौन सा सबसे बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करता है। तो देखिए टीचर क्या करेंगे, केवल टेक्स्ट बुक को पढ़ाते रहेंगे, तो देखिए वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि केवल टेक्स्ट बुक ही आप पढ़ाते रहेंगे। बच्चे को आपको क्या करानी है, अच्छे से लर्निंग करानी है, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपने क्या किया, सिलेबस कंप्लीट करा दिया और उसके बाद रिवीजन करा दी, तो वो आप अच्छे टीचर कहे जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपने क्या किया, क्रिएटिंग किया, कैसा एनवायरमेंट दिया बच्चे को जिसमें क्या है बच्चा रिलैक्स फील करता है, एंड आपसे डायलॉग एंड इंक्वायरीज, यानी कि बच्चे के माइंड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे इजीली पूछ लेता है, तो बिल्कुल ठीक बात है, ये तो ठीक है। आगे पूछा गया कि टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लासरूम टू मेंटेन डिसिप्लिन, कि कक्षा में जो टीचर है उन्होंने क्या किया, डिसिप्लिन को मेंटेन कर लिया, तो वो अच्छे टीचर कहलाएंगे। बल्कि ऐसा नहीं होता, बल्कि आपको क्या करना है कि टीचर ऐसा हो कि जहां बच्चे टीचर से इजीली क्वेश्चंस पुट कर सके, यानी कि बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद करेंगे, ज्ञान का सृजन कर सकते हैं। टीचर की ड्यूटी क्या है, केवल एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा। देखिए पूछा गया कि क्लासरूम एनकरेज रिच लर्निंग, एक क्लासरूम होगा उसमें रिच लर्निंग यानी कि समृद्ध शिक्षा कब होगी। तो देखिए सिंपल सी बात है कि एक क्लासरूम विद ओपन एक्टिविटी कॉर्नर, ओपन एक्टिविटीज होनी चाहिए क्लासरूम में, एंड अ वैरायटी ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर, बाल साहित्य होना चाहिए कि जिससे बच्चे उसको पढ़ सकें, इन एन ओपन सेल्फ एक्सेसिबल एनी टाइम ऑफ द डे। बिल्कुल करेक्ट बात है कि क्लासरूम ऐसा हो जहाँ पर क्या हो, बाल साहित्य हो, एक खुली शेल्फ हो जिसमें बच्चे उसको इजीली एक्सेस कर सकें, बच्चों की पहुंच में वो होना चाहिए, बच्चे उसको टच कर सकें, तो वो क्लास आपकी क्या कहलाएगी, रिच लर्निंग उसमें कहलाएगी। देखिए पूछा गया कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन द क्लासरूम, कि क्लासरूम में जो टेक्स्ट बुक है उनका क्या रोल है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि जो दे आर वन ऑफ द रिसोर्सेज, बिल्कुल ठीक है कि क्लासरूम में जो बुक्स हैं केवल एक रिसोर्स हैं, ऐसा नहीं कि टीचर बिल्कुल बुक्स पर ही डिपेंड हो जाएंगे, एंड वो क्या है उनके लिए रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल इन द क्लास, कि क्लास में जो बुक्स हैं जो उनके लिए केवल एक क्या है, रेफरेंस बुक है। देखिए बुक्स में जो दिया गया है केवल आपने वो रिवीजन बच्चों को करा दी, वो आपने बच्चों को रोट मेमोराइजेशन करा दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके लिए जो बुक्स है वो एक रिसोर्सेज के तौर पर है। आप ऐसे ऐसे मेथड्स यूज कर सकते हैं, बच्चों को एक्टिविटीज करा सकते हैं, उनको थ्रू आप बच्चों को लर्निंग करा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आजकल क्या है, नई नई टेक्निक्स हैं, मॉडल्स हैं, चार्ट्स हैं, डिजिटल लर्निंग भी आप बच्चों को करा सकते हैं। तो बुक्स कैसी होंगी, आपकी केवल एक रेफरेंस बुक होंगी, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बुक्स पर ही डिपेंड होकर बच्चों को लर्निंग कराएंगे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डेराइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम, कि जो नेशनल करिकुलम 2005 है वो अपनी समझ किससे प्राप्त करता है। तो देखिए उसमें क्या है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आपको यूज करनी है। इसमें क्या होता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकते हैं,
टीचर का रोल क्या है, एक सुविधादाता की तरह, फैसिलिटेटर की तरह टीचर का काम है। एंड बच्चे क्या है, अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, एंड एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे क्या है, बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो वो क्या है, आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कही जाएगी। चिल्ड्रन इन द क्लासरूम कैन बी कंसिडर टू बी मोटिवेटेड इफ, एक क्लासरूम में जो बच्चे हैं आप उनको मोटिवेटेड कब फील करते हैं, यानी कि जब वो केवल डिसिप्लिन में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे अगर डिसिप्लिन में हैं, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है क्लास में, बट वो लर्निंग कहाँ है, उसमें लर्निंग नहीं है, ठीक है। अटेंडेंस रेगुलर है बच्चे की तो वो मोटिवेटेड है, तो ऐसा भी नहीं होता। बल्कि क्या होता है कि दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर। बिल्कुल करेक्ट है कि जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, टीचर से क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। अगर आपने कोई टॉपिक बच्चों को समझाया है तो बच्चे आपसे रिवर्स क्वेश्चन आसानी से कर सकें। ऐसा क्लास में आपको एनवायरनमेंट बनाना है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के आपको चलना है, जिससे बच्चे अपनी बात को आपसे कह सकें। क्वेश्चन में पूछा गया कि मोस्ट सूटेबल वे कौन सा है टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग, जिससे आप बच्चों की जो लर्निंग है उसको अच्छे से इम्प्रूव करा सकते हैं। तो आपने क्या किया कि टीचर्स शुड एक्सप्लेन कंटेंट यूजिंग डिफरेंट एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशंस। आपने बच्चों को काफ़ी एग्जांपल्स दिए हैं, डायग्राम्स बनाए हैं, एंड आपने इलस्ट्रेशंस बच्चों को कराई हैं। तो ठीक है, ये हो सकता है। आगे देखते हैं कि ऑल टाइप ऑफ लर्निंग मटेरियल, आपने लर्निंग मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड कराया है। तो देखिए, लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कराने से ऐसा नहीं है कि बच्चे समझ ही गए हैं, बच्चों की लर्निंग हो गई है, तो ऐसा नहीं होगा। टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस। देखिए, पॉइंट ये सही हो सकता था, बट हमें इससे बेहतर पॉइंट क्या मिला है कि बच्चे की जो रियल लाइफ सिचुएशंस है, यानी कि बच्चे की जो वास्तविक जीवन है, आपको उनसे जोड़कर बच्चे को लर्निंग आपको करानी है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे के जो रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, आप उनको क्या करते हैं, आगे बिल्ड ऑन करते हैं। बच्चे एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्टिव होकर लर्निंग करते हैं, एंड अपने सेंसेस को भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आप एग्जाम्पल देंगे ना क्लास में, वो बच्चे के वास्तविक जीवन से रिलेट करते हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बच्चा मैथ में तो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, बट अगर वो शॉप पे जाता है तो वो पैसों का लेन देन अच्छे से नहीं कर पाता। तो ऐसी लर्निंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि लर्निंग कैसी हो, रियल लाइफ पर बेस होनी चाहिए। डिसिप्लिन विच हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ लर्निंग एनवायरनमेंट इज ऑफ द काइंड विच हेल्प। देखिए, आपकी क्लास में अनुशासन है, ठीक है, काफ़ी अच्छा अनुशासन है, तो वो किस चीज़ को शो करता है कि आप बच्चे क्या करेंगे, केवल साइलेंस रहेंगे तो वो अनुशासन है, या फिर बच्चे क्या करते हैं कि जो टीचर ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं केवल उन्हीं को ही चुपचाप फॉलो करते जा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी क्या होगा कि रोट मेमोराइजेशन आप करा रहे हैं, बच्चों को आप रटने पर जोर दे रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो तीनों पॉइंट क्या है, नेगेटिव है। आगे देखते हैं कि चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ऑन लर्निंग। बिल्कुल करेक्ट बात है कि बच्चे ने जो लर्निंग की है वो खुद उसको मॉनिटर कर सकते हैं, एंड बच्चे देख सकते हैं कि कहाँ हमने गलती की है, कहाँ हमारी प्रोग्रेस हुई है, तो बच्चे खुद से कोई काम करेंगे, तो वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट होगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी आपका अनुवांशिकता होती है, जो गुण आपको अपने माता पिता से मिले हैं वो हेरिडिटी है। एंड एनवायरनमेंट क्या है, आप कह सकते हैं पर्यावरण, जिस समाज में आप रहते हैं, जो आपको सोसाइटी मिली है वो आपका क्या है, पर्यावरण है। तो देखिए, जो भी डेवलपमेंट अगर बच्चा करता है, सिंपल सी बात है, वो हेरिडिटी इंटू एनवायरनमेंट होती है। यानी कि जो हेरिडिटी है और एनवायरनमेंट है उसका क्या है, गुणनफल है, वो आपका क्या कहलाएगा, डेवलपमेंट कहलाएगा। तो देखिए, सीधी सी बात है, सिंपल सा पॉइंट है कि सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड आर इन्फ्लुएंस मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर मोर बाय एनवायरनमेंट। कि कुछ जो डोमेन है, कुछ जो पहलू है, वो किससे प्रभावित होते हैं, बच्चे के हेरिडिटी से, एंड जो कुछ प्रभावित किससे होते हैं, एनवायरनमेंट से। तो ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पियाजे थ्योरी। पियाजे के अकॉर्डिंग इसमें पूछा कि कौन सा नहीं है, ठीक है, पियाजे का सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना नहीं पूछा है, ठीक है। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड, कि बच्चे जो है अपने ज्ञान का निर्माण, अपनी दुनिया का निर्माण अपने ज्ञान से वो करते हैं, तो ठीक है, पियाजे ने बिल्कुल बोला है। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। देखिए, प्रैक्टिस की बात पियाजे ने बिल्कुल भी नहीं की है। तो आपसे क्या पूछा है कि कैन नॉट बी, तो नॉट पूछा है ना, तो ये बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर होगा। आगे देखते हैं कि चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर एनवायरनमेंट, कि बच्चे अपने पर्यावरण के साथ क्या है, क्रिया करते हैं, तो ये बात भी उन्होंने बोली है। जन्म से ही बच्चों को क्या बोला है, उन्होंने जिज्ञासु बोला है, एंड वो उन्होंने लिटिल साइंटिस्ट भी बच्चों को बोला है, ठीक है। तो ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट होगा कि बल्कि उन्होंने किसी भी अभ्यास की बात उन्होंने नहीं की है, तो आपसे नहीं पूछा है, तो करेक्ट आंसर उसका क्या होगा, सेकंड होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट। देखिए, प्री ऑपरेशनल थॉट आपको पियाजे के थ्रू दी गई है, एंड उन्होंने मेनली 4 स्टेजेस बताई हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपकी सेंसरी मोटर, पी से प्री ऑपरेशन स्टेज, एंड सी से है आपका कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, एंड लास्ट है आपका फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि जो पी है, यानी कि जो प्री ऑपरेशन स्टेज है, जिसकी एज क्या है, आपकी 2 से 7 वर्ष की एज है, अब उस एज में कौन सी लिमिटेशंस आपकी नहीं है पूछा है, ठीक है। तो टेंडेंसी टू कंसंट्रेट
बिल्कुल सही है कि बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता, यानी कि जो उसका ध्यान है वो कैसा होता है, बिल्कुल एक ही जगह वो सेंट्रलाइज होता है, ठीक है। तो ये तो चीज़ सही है, लिमिटेशन है बिल्कुल। इरिवर्सिबिलिटी होती है, बच्चे के जो थॉट्स होते हैं ना वो रिवर्स नहीं कर पाता, यानी कि बर्फ से पानी कैसे बनता है, पानी से बर्फ कैसे बनती है, तो ये थॉट्स उसमें नहीं आ पाते, तो ये भी एक उसका क्या है, लिमिटेशन है, ठीक है। ईगो सेंटर्ड क्या होता है कि बच्चा केवल सेल्फ के बारे में सोचता है, अपने बारे में सोचता है, तो ये भी क्या है, उसकी एक लिमिटेशन है। बट अगर इसमें आपका ऑप्शन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट, कि बच्चा क्या करता है, सिंबल्स के थ्रू सीखना शुरू कर देता है, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है, यानी कि ये उसकी लिमिटेशन नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है कि प्ले हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट। देखिए जो खेल हैं, बच्चे को जो गेम्स खिलाए जाते हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, बट एक पॉइंट है, यानी कि एक्सेप्ट, केवल एक पॉइंट को छोड़कर। तो देखिए इट स्टिमुलेट देयर सेंसेस, बिल्कुल ठीक है कि बच्चे के जो सेंसेस हैं वो उनको कंट्रोल करना सीख जाते हैं। आगे बात की गई कि दे एक्वायर न्यू स्किल्स, बिल्कुल ठीक है कि नई स्किल्स बच्चे सीखते हैं। एंड दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी, अपने शरीर को वो क्या कर लेते हैं, कंट्रोल करना भी सीख जाते हैं। तो ये पॉइंट क्या है, बिल्कुल पॉजिटिव है। बट आपसे पूछा है कि एक्सेप्ट, यानी कि नेगेटिव पॉइंट आपको बताना है, तो क्या है, इट इज़ जस्ट अ प्लीजेंट वे टू स्पेंड टाइम, यानी कि प्लेजेंट वे है, यानी कि समय बिताने का बहुत अच्छा तरीका है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को अगर गेम्स खिला रहे हैं तो वो केवल समय बिताने के लिए करा रहे हैं, नहीं। अगर देखिए क्लासरूम में या फिर जो स्कूल्स में लर्निंग की जाती है ना, तो वो लर्निंग कराने का भी क्या मीनिंग है कि उसके पीछे भी जो बच्चे उनसे एक्सपीरियंस लें, यानी कि लर्निंग से आपको एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करनी है। 25th क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनवाइट्स चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली। देखिए क्रिटिकली कब बच्चा कब सोचेगा, जब बच्चे के अंदर क्या होंगे, लॉजिक्स डेवलपमेंट हो जाएंगे, बच्चा लॉजिक लगाने लगेगा, ओपन एंडेड बच्चा क्वेश्चंस करने लगेगा, तो तब क्या होगी, वो आपकी क्रिटिकली थिंकिंग होगी। तो इस कंडीशन में पूछा कि कब होगी, तो देखिए सही जवाब क्या है, तो सही जवाब पूछ लिया केवल आपने, तब क्या है, वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी, ठीक है। आपने क्या पूछा, बच्चे से पूछा कि आप क्या सोचते हैं, तो वो भी कोई क्रिटिकल थिंकिंग उसको आप नहीं कह सकते। तो कब होगी क्रिटिकल थिंकिंग, होगी कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज, कि विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं, विच कैन बी सॉल्व दिस। देखिए अगर आप बच्चे को कोई प्रॉब्लम देते हैं तो उसको सॉल्व करने के वो मल्टीपल फैक्टर्स, यानी कि मल्टीपल उनको सॉल्यूशन बच्चे को आने चाहिए, तो तब उसकी थिंकिंग क्या कहलाएगी, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे की कहलाएगी। तो थर्ड आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब प्रोग्रेसिव एजुकेशन। देखिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन कब होगी, देखिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन के थ्रू क्या होता है कि जब बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करता है, यानी कि बच्चों को आप सीखने का मौका देते हैं, वो खुद से कोई काम करता है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहलाएगी। तो देखिए 4 पॉइंट है, इनमें से पूछा गया कि कौन सी प्रोग्रेसिव एजुकेशन आपके बच्चे की होगी, लर्निंग होगी। तो देखिए जब बच्चा क्या करेगा, लर्निंग बाय डूइंग करेगा, खुद से कोई काम करेगा, एंड बच्चा क्या करता है, प्रोजेक्ट मेथड आपका किलपैट्रिक के थ्रू दिया गया है, ठीक है। एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, बच्चे एक दूसरे का सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं और तब लर्निंग वो करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगी, आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन कही जाएगी। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में पूछा है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट बताती है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है, यानी कि एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, कि शिक्षा ही जीवन है, हमें कब पता चलता है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि जो एजुकेशन है इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक है कि जो एजुकेशन आपको ऐसी देनी है बच्चे को जिसके थ्रू बच्चा क्या है, समाज में रहना सीखता है, एंड जो बच्चे की जो थिंकिंग है वो कैसी होगी, बिल्कुल नेचुरल होनी चाहिए। प्लस में क्या होगा, जो सोशल नेचर से बच्चा उससे भी अपने आप को कनेक्ट कर पाता है, तभी आप उसकी जो थिंकिंग है, उसकी एजुकेशन है, उसकी लर्निंग है, उसको क्या बोल सकते हैं कि एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ कोलबर्ग थ्योरी। देखिए कोलबर्ग का सिद्धांत है, यानी कि उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है आपको, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसमें कि 3 लेवल बताए हैं उन्होंने, 6 स्टेजेस उन्होंने बताई हैं। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा है कि जो कोलबर्ग की थ्योरी है वो कौन सी स्टेटमेंट से बेहतर तरीके से आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मॉरल मैच्योरिटी। बिल्कुल ठीक बात है कि जो आपके कोलबर्ग है ना, वो पियाजे की जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है उससे वो काफ़ी प्रभावित थे, एंड उसके थ्रू उन्होंने बताया कि जैसे जैसे बच्चा स्टेजेस में डेवलपमेंट करता है तो डेवलपमेंट के साथ साथ बच्चे में क्या है, मॉरलिटी भी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो उनका सिद्धांत क्या बताता है, हमें कॉग्निशन के बारे में बताता है, एंड जो उनकी नैतिक परिपक्वता है, यानी जो मॉरल उनकी मैच्योरिटी है, उसके थ्रू आप उसको समझ सकते हैं। द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको आप जेडपीडी भी बोल सकते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जो कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत वाइगोस्की के थ्रू दिया गया है ना, तो उसमें जेडपीडी की बात की गई है। तो देखिए जेडपीडी क्या है, सपोज कीजिए एक बच्चा है, जब वो अपने से योग्य, यानी कि अपने से जो उसके बड़े हैं, जो स्किल्स हैं जिनके अंदर, अपने से अनुभवी व्यक्तियों के साथ जब बच्चा रहता है तो उसके अंदर जो योग्यता आती है वो क्या है, आपकी जेडपीडी है, ठीक है। तो आप इसको एक एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं, जैसे आप सीटेट क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको जो सपोर्ट
मिल रहा है वो तो आपकी स्कैफोल्डिंग कहलाएगी, बट उस सपोर्ट को लेने के बाद जो आपने डेवलपमेंट किया है ना बच्चे, वो आपकी क्या है, जेडपीडी उसको आप कह सकते हैं। तो क्या होगा कि एक कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म ए टास्क, बच्चा खुद परफॉर्म करेगा उस टास्क को, एंड देन ऑन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट, कि केवल एक सपोर्ट दिया जाता है, अपने से जो एक्सपर्ट बंदे हैं वो सपोर्ट देते हैं और बच्चा जेडपीडी को अचीव कर सकता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सेकंड आंसर इसका सही होगा। एंड्रोजीनस पर्सनैलिटी, देखिए उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या है, तो इसमें मेनली होता क्या है कि जो मेल एंड फीमेल है ना, तो उनके बारे में इसमें बताया गया है कि हैज़ अ बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसीडर्ड मस्कुलर एंड फेमिनाइन ट्रेट्स, कि जो महिलाएं और पुरुष है ना उनमें दोनों का मिक्सअप आप उसको कह सकते हैं। कि जो आमतौर पर क्या होता है कि जनरली होता है कि कभी कभी जैसे कि फीमेल्स हैं तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो छुई मुई बनकर रहती हैं, तो वो क्या है कभी कभी ऐसे रोल भी अदा कर देती हैं जो कौन अदा करते हैं, मस्कुलर एक्टिविटीज़ वो कर देती हैं। बट कई बार क्या होता है कि जो मस्कुलर्स होते हैं, जो आप कह सकते हैं जो मेल हैं, वो कई बार क्या कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कि मेल रो नहीं सकते, ठीक है। तो एक धारणा बना दी गई है कि पुरुष रो नहीं सकते एंड महिलाएं जो हैं वो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती। तो वो जो एक्टिविटीज़ हैं दोनों एक दूसरे की एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं, तो वो कौन सी पर्सनैलिटी आपकी कही जाएगी, वो कही जाएगी आपकी एंड्रोजीनस पर्सनैलिटी, आप उसको कहेंगे। सो गाइज इसी के साथ ये CDP सेशन कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। एंड फ्रेंड्स होता क्या है कि CDP में अगर आप पेडागोजी पे अच्छी पकड़ बना लेते हैं ना, तो आप CTET को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। अब देखिए पेडागोजी में होता क्या है कि हाउ टू टीच अ स्टूडेंट, आप बच्चों के साथ कैसे टैकल करते हैं, बच्चों को कैसे अच्छी लर्निंग आप करा सकते हैं, ठीक है। तो वही आपकी क्या है, पेडागोजी है। और देखिए पेडागोजी आपकी हर फील्ड में काम आएगी, SST में काम आएगी, आपका मैथ में काम आएगी, EVS हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो सभी में पेडागोजी इंपॉर्टेंट है। सो गाइज बने रहिए हमारे चैनल के साथ एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।